नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के पेपर के 41 से लेकर 60 नंबर तक के अंकगणित वाले प्रश्नों को पहले हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अंकगणित के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न बताया गया है कि 4.239 को 0.9 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसमें हमें जब हम इसका भाग देंगे, जैसा कि आपको मैं भाग करके बताता हूँ, 4.239 इसको हम जब 0.9 से भाग देंगे, 0.9 से भाग देने पर हमारे पास प्राप्त होगा 4.71। तो इसका सही आंसर होएगा हमारे पास बी आंसर। इसके बाद हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। 42 नंबर प्रश्न में बताया गया 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। माना कि 3 क्रमागत संख्याएं हम x+1 और x+2 लेते हैं, तो इनका योग हमें बता रखा है 15। इस प्रकार जब हम इस इक्वेशन को हल करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है x का मान 4 आता है, और इस प्रकार x+1 5 होगा और x+2 6 होगा। इनमें मध्य की संख्या 5 है और 5 का वर्ग होता है 25। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी उत्तर। इसके बाद हम चलते प्रश्न संख्या 43 में। प्रश्न संख्या 43 में बताया गया है कि 3, 4, 5, 6 से कौन सी संख्या विभाज्य है। 3, 4, 5, 6 से विभाज्य संख्या, तो हम इसका एलसीएम जब लेते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 3, 4, 5, 6 का जब हम एलसीएम 3, 4, 5, 6 का एलसीएम जब हम लेते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 60, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। इसमें बताया गया है 4 अंक दिए गए हैं 9, 7, 0, 4। इनका प्रयोग करके हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें एक बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और एक छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम साथियों इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। तो जब भी हमें अंकों से बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा अंक है उसको लेंगे 9, उसके बाद उससे छोटा अंक 7, उससे छोटा अंक 4 होगा, और उसके बाद सबसे छोटा अंक होगा हमारे पास 0। इस तरह ये सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इन अंकों को मिला के बनेगी 4079। जब हम इसका अंतर लेंगे तो हमारा उत्तर होगा 5661, मतलब 5661। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। इसके बाद साथियों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 45। ये सरल प्रश्न है। इसमें हमें जो शब्दों में संख्या दी गई है उसको अंकों में लिखना है। अब आप देखिए 5000, ये लिख दिए हमने 5000। उसके बाद इन्होंने कहा कि 500, हमने लिख दिया 500। इसके बाद इन्हें कहा कि 55, तो हमने लिख दिया 55। इनको जोड़ने पर आता है 5 5 5 5। ये ऑप्शन आपको मिलेगा 5555, ऑप्शन संख्या डी में। तो 45 नंबर प्रश्न का हल होगा, उत्तर होगा हमारा डी। इसके बाद हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न में। 46 नंबर प्रश्न जो है उसके अंदर आपको बोर्ड मास का नियम लगाना, और बोर्ड मास के नियम को, जिसे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कहा जाता है, तो उसको अगर हम लेकर हल करेंगे तो सबसे पहले हम रेखा बंधनी को हल करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 30। 30, अब हम 50 में से 30 को घटाते हैं तो 20 बचते हैं। तो पहले कोष्टक में हमारे पास बचेंगे 20, और 100 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 80। अब हम 80 का भाग 400 में लगाएंगे तो हमारे पास आएंगे 5, और जब 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 105। इसलिए प्रश्न संख्या 46 का उत्तर होगा हमारे पास डी। इसके बाद साथियों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में हमें एक होल दिया गया, उसके फर्श की विमाएं दी गई है। मतलब आप मान लीजिए कमरे की लंबाई चौड़ाई दी गई, लंबाई चौड़ाई दी गई है 12 मीटर,
और 10 मीटर। और फिर उसके फर्श की आयताकार टाइलें दी गई है, उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई, विमाएँ जिसे हम बता रखा प्रश्न में 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा करते इन मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते। 1200 आयत का क्षेत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये 1200 और इधर हमारे पास हो जाएगा कि 10 को हो जाएगा हमारे पास 1000। ठीक साथियों, अब 1000 हो जाएगा। अब कुल उपलब्ध क्षेत्रफल और एक टाइल कितना घेर रही है, तो 10 इंटू 8। अब हम इसको जब हल करेंगे तो 0 से 0 कटने के बाद 100 1200। अब 8 को हम काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 300। उसके बाद 2 से वापस काटेंगे तो 150, और इस तरह हमारे पास उत्तर आएगा 15,000 टाइल्स। तो इसका उत्तर होगा बी। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बी। इसके बाद साथियों हम आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या हमें दे रखा है 48। ये एक बीजगणित से संबंधित प्रश्न आप इसे कह सकते हो साथियों कि बीजगणित का ये प्रश्न है। इसके अंदर आपको बताया गया है बीजगणित के प्रश्न को करना है आपको। बीजगणित के प्रश्न में रहीम, दिनेश और जॉर्ज नाम के 3 बालक हैं। तो हम लिख लेते हैं रहीम, दिनेश और जॉर्ज। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, मोर देन दिनेश, 10 प्लस देन दिनेश। उसके बाद कहा गया है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने अगर रहीम से 25 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, मतलब कि रहीम के 25 अंक कम है, किससे कम है, जॉर्ज से, तो जॉर्ज -25। और सभी के अंकों का योगफल RDJ का योग क्या आ रहा है हमारे पास, RDJ का योग आ रहा है हमारे पास 235। अब 235 जब योग आ गया तो इनको समीकरणों को जब हल करेंगे हम, तो जो जॉर्ज के अंक आएंगे वो हमारे पास आएंगे 65 जॉर्ज के अंक। अब उसके बाद हम चलते हैं लाभ हानि के प्रश्न में साथियों। तो लाभ हानि का प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रश्न संख्या 49 लाभ हानि का प्रश्न है कि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। देखो साथियों, बात ऐसी है इसके अंदर कि आपको जो लाभ का अंतर कितना आ रहा है, 15 - 8, कितने प्रतिशत अंतर आया साथियों, 7%। कितना आया, 7%। तो अब 7% का मान कितना दे रखा है, 7% का मान हमें दिया गया है 56 या 56। ठीक है, 7% का, तो 1% का मान कितना हो गया हमारे पास साथियों, 8। कितना हो गया, 8। तो 100% का कितना हो जाएगा साथियों, 100% का हमारे पास हो जाएगा 800 रुपया। अब इन्होंने पूछा है कुर्सी का क्रय मूल्य, क्या पूछा है साथियों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होगा हमारे पास बी आंसर 800 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या। साथियों आप जानते हैं किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, लाभ या हानि। क्या होता है, लाभ या हानि क्या होता है, उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है लाभ या हानि। ठीक है, अब आपको अंतर दे रखा है 240 रुपया। अब सर ये लाभ होगा या हानि होगी, तो प्रश्न में आपको कहा कि यदि लाभ 20% है, तो अब हम इसे क्या मान लेंगे, लाभ। ठीक साहब, मतलब विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। अब लाभ 20% है, 20% का मान हमें कितना दे रखा है, 20% का मान हमें दे रखा है 240 रुपये। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 12। तो 100% का मान कितना हो जाएगा साहब, तो साहब होगा 1200 रुपया। अब ये तो हमारे पास आया क्रय मूल्य। अब ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 240 रुपये लाभ था और क्रय मूल्य हमारे पास 1200 है।
जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1200 और 240 बराबर 1440। तो इसमें प्रश्न संख्या 50 में उत्तर होगा हमारे पास बी, 1440 रुपये। अब साथियों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। ये हमारे मापन से संबंधित प्रश्न था कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। अब आपको बताता हूँ कि आपको जब भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर की जगह हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 0.05। कैसे? तो सर ये कैसे आया? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का हमने भाग लगाया तो 0.05 आ गए। अब मीटर को किलोमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम किसका भाग लगाते हैं साथियों? 1000 का। क्यों लगाते हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब 0.05 में अगर हम 1000 का भाग लगाएंगे तो 1000 का भाग लगाने के बाद हमें जो प्राप्त होगा उसका उत्तर आएगा हमारे सी। क्या उत्तर आएगा साथियों? सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में हम चलते हैं। तो संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि संख्या सम है। देखिए ये तो 2 का नियम भी फॉलो करता है। फिर ऑप्शन बी अंतिम अंक 8 से भाज्य है, इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, जो तीसरा ऑप्शन है अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य। देखिए साथियों ऐसा होता है, कोई 3 अंक की संख्या है तो उसका अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है तो उसमें संभावना बनती। लेकिन यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि जो 4 या अधिक अंकों की, और 4 या अधिक अंकों की संख्या है तो वो 8 से भाज्य होगी। यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा साथियों? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 53 में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 में हमें महत्तम समापवर्तक, जिससे हम HCF के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी ऐसे अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में किसी के HCF व्यक्त किए गए हो और उससे हम मतलब HCF निकालना हो हमें, तो जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी सभी अभाज्य गुणनखंडों में से न्यूनतम घातों को उठाते हैं। तो अब 2 की घात अगर हम देखें तो 2 की घात 2 लिख लिया हमने, 2 की घात 2 इसमें भी है पहले वाले गुणनखंड में, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। 2 की घात 2 न्यूनतम आ जाएगी, क्योंकि हम 2 की घात 3 या 4 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें न्यूनतम लेनी। उसके बाद 3 की घात, पहले वाले में 3 की घात 3 है लेकिन दूसरे में 3 की घात 2 और तीसरे में 3 की घात 4 है, इसलिए हम 3 की घात 2 न्यूनतम को लेंगे। उसके बाद उभयनिष्ठ भी होना चाहिए। 5 की घात न्यूनतम एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, एक जगह 5 है, तो हम 5 की न्यूनतम घात 1 लेंगे। 7 उभयनिष्ठ 2 में है, तीसरे में नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। प्रश्न संख्या 53 का आंसर होगा डी। अब प्रश्न संख्या 54, एक सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है ये कि भाई एक व्यक्ति है कोई, उसकी घड़ी में 7:05 हो रहे सुबह के। कितने हो रहे हैं? 7:05। अब साथियों आगे ये प्रश्न कह रहा है कि ये 25 मिनट आगे, मतलब कि घड़ी आगे है, मतलब ज़्यादा टाइम बता रही, जो वास्तविक टाइम है उससे 25 मिनट ज़्यादा बता रही। तो अब हमें वास्तविक टाइम पता करना है, तो 7:05 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा? 25 मिनट को घटाना पड़ेगा। और इस प्रकार हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6:40। कितने बचेंगे साथियों? 6:40। तो इसका आंसर होगा 54 में आंसर होगा सी, प्रातः के 6:40। क्योंकि अगर आप 7:05 25 घटाओगे तो 5 मिनट ऊपर के घटा लो, फिर 20 मिनट, और जब 7 बजे में से 20 मिनट घटाएंगे तो 6:40 बचेंगे। अब साथियों जो 55 नंबर का प्रश्न है उसमें आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि जब मैंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की तो थोड़ा इसमें कुछ ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हुआ। फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं नॉर्मली, जैसे 80 बच्चे थे, 20% लड़कियां हैं तो 16 लड़कियां हो गई, मीन्स 64 हमारे पास लड़के हो गए। ठीक साथियों,
64 हमारे पास लड़के हो गए। अब ये पूछ रहा है इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में 70% लड़के हो जाए। अब हम ऑप्शन से इसको करते, अगर हम संपूर्ण में 70% लड़के होने चाहिए तो 30% लड़कियां होगी। ठीक साहब, 30% लड़कियां होगी, ऐसा हमें करना है। तो 30% किसका, 30% जो है या 70% लड़कों का अनुपात तो वही रहना, तो किसका जो है, किस एक्स का 70% 64 होगा। ठीक साथियों, अब आप मुझे बताओ 80 के अंदर अगर हम 12 जोड़ते तो 92 होती, 92 का हम 70% निकालते। 92 का 70% कैसे निकालोगे, तो सर ऐसे निकालेंगे कि 7 दूनी 14 का 4 हासिल 7 नम 63 एक 64। ठीक साहब, 64.4 आएगा, इसलिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही रहेगा इसके अंदर। और नवोदय विद्यालय संगठन क्या बताता है, बाकी प्राथमिक रूप से इसमें यही आंसर ज़्यादा बेटर तरीके से बैठ रहा। उसके बाद प्रश्न संख्या 56 जो कि आपको देखने को मिल रहा है, प्रश्न संख्या 56। इसके अंदर हमें उत्तर पता करना है कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। साहब 360 ग्राम ये लिख दिया हमने, 360 ग्राम। अब उसके बाद कितने किलोग्राम में, 3 किलोग्राम ये लिख दिया। 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो सब 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो इसको 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो को हम कट कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को कट कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 12। कितना बचेगा, 12। तो क्या जवाब होगा, 12%, मतलब कि ए आंसर। उसके बाद रेलगाड़ी जो सामान्यतः एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं नॉर्मली, और फिर भी इस एग्ज़ाम में पूछा गया ज़्यादा स्तरीय प्रश्न नहीं था, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसके अंदर साथियों उत्तर होगा 1250। मैंने इसको हल करने का भी प्रयास किया था। इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट लाइन दी गई उससे आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी होगी। उसके बाद एक फॉर्मूला लगता है कि जो अगर कोई दूसरी स्थिर चीज़ है तो उसकी लंबाई जुड़ जाती है और फिर उस स्पीड से उसको पार कर लेती है। तो इसके अंदर 57 में आंसर नंबर ए आपको होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं 58, वो भी इससे कुछ मिलता जुलता प्रश्न है, क्योंकि सुरंग से इसमें बताया मालगाड़ी की लंबाई दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक चाल से चल रही है, 2 किलोमीटर कोई स्थिर चीज़ है उसको पार करना। तो इसको ऐसे सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा डी नंबर। इसमें थोड़ी प्रोसेस लेंथी है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट आंसर बताया। उसके बाद हम चलते हैं 59 क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योगफल 8, तो पहली संख्या हमने x मानी और दूसरी संख्या हमने मान ली y। इनका योगफल कितना बताया गया, 8। ओके, उसके बाद ये कहा गया कि इनका गुणनफल, तो हमने इनका गुणनफल कर दिया xy, ये कितना आया 15। यहाँ तक क्लियर है साथियों। अब हम आगे चलते हैं कि इनका व्युत्क्रम 1/x एंड द 1/y। ओके ओके फ्रेंड्स, 1/y। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, बेस में आएगा xy एंड ईयर x प्लस वाई और y प्लस एक्स। ये हमारे पास मान दे रखे हैं, हम रखेंगे जब इसके अंदर 8 x प्लस वाई का मान और एक्स वाई का मान 15। ठीक साथियों, हमें यही कहा गया था कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। संख्या थी एक्स वाई, हमने उनका व्युत्क्रम कर दिया 1/x 1/y। इसको सोल्व किया, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इनके मान हमने रखे और उत्तर आया 8/15। क्या उत्तर आया साथियों, 8/15। अब एक अंतिम प्रश्न जो है इस अंकगणित के पार्ट का, एक अंतिम क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं हम। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चनों में बच्चों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि अच्छे स्तरीय और थोड़ी गणनाएँ अधिक थी। अब अंतिम प्रश्न है कि एक पानी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। ठीक साथियों,
तो मतलब ये आप मान सकते हो इसे घनाभ है। तो इस घनाभ का आयतन निकालो सबसे पहले। 11 10 9 तो 11 99 990 इसका आयतन है। उसके बाद बात आती है ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक। अब इसकी आप क्या करोगे, ऊंचाई घटा दोगे, लंबाई चौड़ाई तो वही रखोगे और ऊंचाई कर दोगे 6। ठीक साथियों, तो इससे उत्तर आएगा हमारे पास 660। कितना आएगा 660। अब ये पूछ रहा है पानी की टंकी का कितना भाग खाली। 6 मीटर तक भरा हुआ है, मतलब कि 660 मीटर क्यूब पानी भरा हुआ है। कितना आता है 990, मतलब 2/3 हिस्सा तो अभी भरा हुआ है। तो कितना खाली होएगा, तो साथियों 1/3 हिस्सा खाली होएगा। क्या पूछ रहा है, कितना भाग खाली है, तो खाली कितना होएगा साथियों, खाली हमारे पास होएगा बी ऑप्शन 1/3 भाग। इस प्रकार आज हमने साथियों जो अंकगणित के प्रश्न हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को व्याख्या के साथ और कुछ प्रश्न केवल सीधे उत्तर के साथ किए हैं। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम अगले पार्ट में जब वीडियो लेकर के आएंगे तो उसके अंदर हम जो है हिंदी वाले भाग के का उसमें पैसेजेस को पढ़ के देना पड़ेगा उत्तर, इसलिए आज मैंने गणित वाले पार्ट का अलग से वीडियो बनाया। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।